महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले से सियासी बवाल मच गया है। महाराष्ट्र की सरकार ने फैसला लिया है कि वो अपने राज्य में चलने वाले सभी मदरसों को स्कूल नहीं मानेगी। यहां पढ़ने वाले बच्चों को भी छात्र का दर्जा नहीं दिया जाएगा। केवल उन्हीं मदरसों को स्कूल माना जाएगा जहां साइंस मैथ्स भी पढ़ाई जाती है। लेकिन विरोधी और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अब इस फैसले पर सवाल उठा दिया है। आरोप लग रहे हैं कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने मुस्लिम विरोधी कदम उठाया है, जबकि सरकार की दलील यह है कि यह फैसला मदरसे में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों की बेहतरी के लिए लिया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई महाराष्ट्र सरकार को मुस्लिम बच्चों की फिक्र है या बच्चों की शिक्षा पर सिर्फ सियासत हो रही है। महाराष्ट्र में ऐसे मदरसों की तादाद 1900 के आसपास है। इनमें बच्चे आज भी पढ़ते हैं, कल भी पढ़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने ये तय कर लिया है कि वो मदरसों को स्कूल नहीं मानेगी। सरकार की ओर से दलील ये दी जा रही है कि मदरसों में सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और ये बच्चे दूसरे स्कूलों की धारा से कटे हुए हैं। वहाँ का पाठ्यक्रम भी दूसरे स्कूलों के पाठ्यक्रम से अलग है। ऐसे में उन्हें मुख्य धारा में लाने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। शिक्षा अधिकार का जो कानून है, राइट टू एजुकेशन, उसमें नेशनल स्कूल करिकुलम की पढ़ाई जो बच्चे नहीं करते वो आउट ऑफ स्कूल माने जाए, ये कहा है। जिन मदरसाओं में नेशनल स्कूल करिकुलम यानी साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स पढ़ाया जाता है, वो बच्चे आउट ऑफ स्कूल नहीं होंगे। जिस तरह से वो अपना धर्म का, जैसे कुरान का पठन करते हैं, उसी तरह जो बचा हुआ समय है उस समय वो स्कूल में जाए, स्कूल में पढ़े। और बहुत सारे मदरसे के रहने वाले बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं। लेकिन ये दलील विरोधियों और मुस्लिम धर्म गुरुओं के गले नहीं उतर रही है। आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज को इस बात की इजाजत देता है कि अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कायम करें। तो ये आर्टिकल 29 और 30 का वायलेशन है, ये आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है। और इसको ये कहना कि मदरसा को जाने वाले बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, ये स्टिग्मेटाइज करना है। देखिए, बहुत छोटी मानसिकता का निर्णय है। उस नफरत का क्या आईना है, जिस नफरत का इजहार करते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं, पिल्ला कहते हैं, पाकिस्तान चले जाओ, गढ़े में डाल दो, आग में डाल दो, तो ये दरअसल उस नफरत का जो का शेडो है। जो ये एक राजनीति नजर आती है, यहाँ तालीम नजर नहीं आती। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और इस पर जरूर मोदी जी जो विजन है उसको कमजोर करने की कड़ी है। जो बच्चों का राइट टू एजुकेशन के तहत जो उनको फंडामेंटल राइट की हैसियत हासिल है, उस फंडामेंटल राइट का ये एक तरीके से उल्लंघन है। इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये तवक्को करते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस अपने ऑर्डर को वापस लेगी। पूरे बवाल पर महाराष्ट्र सरकार की सफाई ये है कि मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा पर रोक किसी तरह से नहीं लगाई जाएगी। लेकिन जानकार मानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के इस एक फैसले का असर राज्य के करीब 1900 मदरसों पर पड़ेगा, जहां 2 लाख के आसपास विद्यार्थी शिक्षा लेते हैं। ऐसे में सवाल ये बड़ा है कि क्या वाकई मुस्लिम बच्चों की बेहतरी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये कदम उठाया है या फिर बच्चों की शिक्षा पर भी सिर्फ सियासत की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या वाकई फडणवीस सरकार को मुस्लिम बच्चों की फिक्र है? क्या वाकई इस पर भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है? क्यों हो रहा है ये सब? इसी पर बड़ी बहस होगी और हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक, साथ ही साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विजय शंकर तिवारी जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन हैं, मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब, जो कि अंजुमन मिनहाज ए रसूल से आते हैं और जाने माने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और धर्मगुरु हैं। मेरे साथ अरविंद भोसले जी जुड़ेंगे, जो कि स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के। डॉक्टर संबित पात्रा, आपको वाकई मुस्लिम बच्चों की फिक्र है? उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं या शिक्षा के नाम पे महाराष्ट्र में सियासत हो रही?
ये सियासत कैसी हो रही है बताइए, तो मेन स्ट्रीम में लाने का काम हो रहा है। आप देखिए जो राइट टू एजुकेशन है जो 2009 में पारित हुआ था, उससे पहले एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नामक कानून 2005 में पारित हुआ था। राइट टू एजुकेशन में कहा गया है कि जो एजुकेशन स्कूल्स इम्पार्ट करें वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही इम्पार्ट करें, जिसमें चारों सब्जेक्ट जो लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स ये भी पढ़ाई जाए। आप देखिए जुलाई 4 तारीख को एक हेड काउंट होना है। ये समझना जरूरी है कि एक सर्वे होना है कि आखिर कितने लोग महाराष्ट्र में, कितने बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो स्वाभाविक है जो लोग ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं उनका हेड काउंट नहीं हो पाएगा। मैं यहां आपको याद दिला दूं कि इस विषय को लेकर एक PIL नागपुर बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल भी हुआ था कि इसे रोक दिया जाए, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें कोई मेरिट नहीं देखा, इसलिए इस पर किसी प्रकार का स्टे नहीं लगाया। दूसरी बात है, इसमें आखिर हम कह क्या रहे हैं? इसमें हम कह ये रहे हैं कि आप ये 4 सब्जेक्ट भी पढ़ाइए, आप इस्लाम का जो डॉक्ट्रिन पढ़ाते हैं वो तो पढ़ाते रहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो जरूर पढ़ाएं और आपका मदरसा वैसे ही रहेगा, मगर 4 सब्जेक्ट ऐड कर दीजिए और प्रति मदरसा 5,50,000 रुपए आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की खर्चे के लिए आप सरकार से लेके जाइए। तो मॉडर्नाइजेशन हम करना चाहते हैं, हम इंक्लूजन करना चाहते हैं ताकि हमारे जो मुस्लिम भाई बंधु हैं उनके बच्चे डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, सिविल सर्वेंट बन सके। अब परेशानी किनको है? आप देखिए, परेशानी उन लोगों को है जिनको लगता है अगर मुसलमान बच्चे पढ़ जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर आ जाएगा तो हमारे वोट बैंक का क्या होगा? ये ऐसे ही थे तो अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं उनको पीड़ा हो रही है और पीड़ा की बिलबिलाहट हमें सुनाई दे रही है। नहीं, इसके लिए जरूरी था कि स्कूलों की श्रेणी से बाहर कर दें। नहीं, कोई भी डीरिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है मदरसाओं को। ये सर्वे में आउट ऑफ स्कूल करके उसमें लिखा जाएगा। देखिए पूरे बच्चों का पूरे महाराष्ट्र में सर्वे होगा कि कौन बच्चे ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और कौन नहीं पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं उनको कैसे ये शिक्षा मुहैया किया जा सके, उनके लिए कैसे इकोनॉमिक अलॉटमेंट हो सके। क्या ये बुरी बात है? कोई मदरसों को बंद करने का या डीरिकॉग्नाइज करने की बात नहीं हो रही है। जो तालीम वो इम्पार्ट कर रहे हैं वो करते रहें, उसमें किसी प्रकार की मनाही नहीं है। मगर इन चारों सब्जेक्ट कौन कौन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत? याद रहे दीपक जी, ये जो सर्वे होगा ये राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत हो रहा है। तो कौन बच्चे नेशनल करिकुलम नहीं फॉलो कर रहे हैं, कैसे उनको फॉलो कराया जाए, उनके लिए कितने पैसे की आवश्यकता है, यही सरकार कर रही है। इसमें क्या बुराई है? रागनी, मुझे ये बताइए कि राइट टू एजुकेशन तो आपका ब्रेन चाइल्ड था, मदरसे उसमें इंक्लूड नहीं हुए, उसका करिकुलम नहीं मान रहे। खासकर महाराष्ट्र में कई सारी ऐसी स्टेट हैं जहां पर इसको माना जा रहा है और मदरसे बाकायदा ऐड पा रहे हैं। अगर मैं फिगर्स पे जाऊं तो लगभग 550 ऐसे मदरसे हैं जो महाराष्ट्र में इन 4 विषयों को पढ़ाने को राजी हैं। अगर बाकी मदरसों को माना जाता है कि वो स्कूली शिक्षा के दायरे में नहीं आएंगे तो इसमें गलत क्या है? दो तीन बातें हैं दीपक जी, मुझे जरा तफसील से आप बताने दीजिएगा। थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। है कि मुसलमानों से संबंधित जब भी कोई मुद्दा उठता है तो भारतीय नहीं, देखिए संक्षेप में नहीं हो पाएगा, संबित पात्रा जी जितना समय दीजिएगा। जब भी ऐसा कोई मुद्दा उठता है तो भारतीय जनता पार्टी के खाने और दिखाने के दांत सामने आ जाते हैं। अब देखिए कि जो नारा है वो तो है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जब नीतियां बनती हैं तो असली नियत सामने आ जाती है। अब मॉडर्नाइजेशन के नाम पर डी रिकॉग्नाइज करके ग्रांट्स को खत्म करने की बात कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा कर रही है? वो पार्टी जिसके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी मिथकीय कथाओं का घालमेल करते हैं जेनेटिक साइंस से, जो कहते हैं कि गणेश के सिर का जो उदाहरण है वो असल में जेनेटिक साइंस का उदाहरण है प्राचीन भारत। कहां पहुंच गई आप? जो लोग महाभारत और रामायण, जो कि मेरे जैसे तमाम हिंदुओं के परम पूज्य धर्म ग्रंथ, सुन लीजिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, उनको माइथोलॉजिकल माइथोलॉजिकल टेक्स्ट की बजाय हिस्टोरिकल टेक्स्ट समझकर उस पर रिसर्च कराना चाहते हैं। शिक्षा को औजार बनाया जा रहा है, हथियार बनाया जा रहा है, ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 2008 में यूपीए सरकार इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम लेकर आई। एक मिनट, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए।
मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, मेरे बीच में मत बोलिए। 2008 में यूपीए सरकार इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम लेके आई, जिसके तहत दो खास स्कीम जो है वो मदरसों के लिए चली, मैं बताना चाहूंगी। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज एक थी, और दूसरी स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन प्राइवेट एडेड अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। तो महाराष्ट्र सरकार जो करने की कोशिश कर रही है वो कोई अभूतपूर्व कार्य नहीं है, कोई ऐसा झंडा नहीं गाड़ रही है जो पहले नहीं हुआ। यूपीए चलिए, रागिनी कट गई हमसे, वो सीता को गीता बता रही थी, उस पर मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन मौलाना दहलवी साहब, जो बड़ा सवाल है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि माइनॉरिटी के बच्चे मदरसों से निकलकर कितने इंजीनियर बनते हैं? मैं अपनी बात संक्षेप में भी कहूंगा और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा वक्त देंगे। मैं आपको बताता हूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जब फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता गए तो उनके अंग्रेज उस्ताद जब वो क्लास में दाखिल हुए धोती और टोपी लगा के, तो उनके उस्ताद अंग्रेज प्रोफेसर ने कहा कि ये जगह आपकी नहीं है, ये सीट तो मदरसे से एक बच्चा टॉप करके आया, ये तो सीट उसके लिए है। तो राजेंद्र बाबू ने मुस्कुराकर कहा कि उस मदरसे से सदाकत आश्रम से पढ़ के आने वाला मैं ही हिंदू बच्चा हूं और मैंने ही मदरसे से फारगत हासिल की है। तो ये कहना कि ऐसा नहीं है, भारत के सिविल सर्विसेज के अंदर 2 IAFS और 4 IAS ऑफिसर जो हैं वो मदरसों से चल के आए हैं। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जो आपने बड़ा अपने प्रीफेस में जो बहुत अच्छी बात आपने रखी। सवाल ये है कि जब आप सदन पटल में माननीय प्रधानमंत्री ने एक उम्मीद जताई थी कि मैं ये चाहता हूं इस देश के मुसलमानों के बच्चे, खासकर मदरसे के बच्चों में, कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ के अंदर जो है वो कंप्यूटर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद अरुण जेटली साहब के अपने बजट में 3 मरतबा उन्होंने मदरसे के मॉडर्नाइजेशन की बात करी। उसके बाद जब विज्ञान भवन के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का फंक्शन, उसमें भी बात कही गई। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो ये कुछ करा है, पहली चीज तो ये कि मदरसे कितने रिकग्नाइज थे, जैसे अभी संबित ने भी कहा, जिनको आप जो है वो डी रिकग्नाइज कर रहे हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, इन्हीं की सरकार थी जब मनोहर जोशी जो थे वहां पर जनाब आपके मुख्यमंत्री थे, और कुछ फैसले ऐसे थे, आपको बहुत मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त राजस्थान के अंदर भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, क्योंकि मदरसों के अंदर हिंदी और दूसरी चीजें होनी चाहिए, और सरकार अपने तौर पर इसकी कोशिश करेगी। लेकिन संबित बड़े अदब के साथ, रागनी की सरकार ने क्या करा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या 5,60,000 रुपए, जिस मदरसे में एक बच्चे की फीस ज़कात सदक़े के तौर पे 780 रुपए महीने से ज्यादा दी जाती है, क्या हम ये समझते हैं कि 7,80,000, 5,60,000 या 70,000 से आप मॉडर्नाइजेशन कर देंगे? अगर आपको कम्युनिटी को मॉडर्नाइज करना है तो आपको मदरसों के सिलसिले में करना यह चाहिए था कि आप उनको बुला के कहते हर मदरसे में जो अंजुमन मनाजिर रसूल का जो अपना राब्ता मदारिस है, उन सब में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जियोग्राफिया पढ़ाया जा रहा है, हिसाब पढ़ाया जा रहा है, और मैं फख्र के साथ कहता हूं कि हमारे मदरसे भारत को पूरा करना है। लेकिन परंतु यहां पर मुझको लगता है कि देवेंद्र तावड़े जी ने एक तीर से कई शिकार कर लिए। चर्चा आज हमको इस पे होनी चाहिए थी, मुझको उम्मीद थी कि और कभी न कभी आप चर्चा करेंगे कि ये परेशान कुछ मसला तो आ गया है कि IMM की सहायता क्यों खत्म की, चर्चा इस पे होनी चाहिए। चर्चा इस पे होनी चाहिए थी कि देवेंद्र तावड़े जी के घर पे जो पथराव हो रहा है, बार बार होकर करा जा रहा है, उस पे चर्चा होती। नहीं, 5,60,000 के साथ लेके मैं इससे मौलाना दहलवी जी, विषय से मत भटकिए, हम ऐड की बात करेंगे। लेकिन 1889 मदरसे रजिस्टर्ड, उसमें सिर्फ 537 माने हैं कि हम जो मुख्य मुद्दे हैं 4, सामाजिक शिक्षा, भूगोल, साथ ही साथ मैथ्स, बिल्कुल, और अगर ये अगर 4 विषय पढ़ाने चाहिए तो अगर मुझे ये बताइए फिर बाकी के क्यों नहीं मानते, बाकी के 1300 मदरसे क्यों नहीं मानते? देखिए, अगर फडणवीस सरकार या उनके मंत्री इस पर थोड़ी होमवर्क कर लेते तो उनको मालूम होता भारत का सबसे ज्यादा यानी मॉडर्न मदरसा जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर अक्कल कुआं में है, जो गुलाम मोहम्मद बस्तानवी चलवाते हैं, जिनके MBBS तक पढ़ाया जा रहा है। इसलिए जो मदरसे नहीं पढ़ा रहे, आज भी ये कहा गया है कि भाई आप अपने आप सब लोग मिलकर एफर्ट क्यों नहीं करते? बिल्कुल, मदरसों पर ये तोहमत लगती है कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहते। देखिए, परेशानी क्या है कि ये सब एक ही लकड़ी से हाँकना चाहते हैं। मदरसों की भी 3 किस्में हैं। पहली किस्म जिस तरीके से ग्रेड होता है, एक है मकतब जहां सिर्फ कुरान पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद होता है बस्तानवी जो मिडिल ग्रेड तक का है, उसके बाद होता है ऊपर की। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कर रही है, उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर मदरसा और खारजी मदरसा चलता है, जिसके अंदर हैरत की बात यह कि 30% हिंदू या नॉन मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं।
अगर आप इस तरीके की कोई नीति लेके आ गए तो हम समर्थन कर सकते हैं, परंतु इस मौके पे आप खाली घुमा फिरा के गए, इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने हो जाएगा। आप मकतब को भी उसी लाइन में लाना चाहते हैं कि वहां से ये सब तो निकल जाए। अरे जो आदमी 10 बच्चों को लेके गांव की एक मस्जिद में जहां लाइट नहीं है, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर आपको कुछ करना था तो हमने इस बारे में भी कहा था, प्रधानमंत्री से लोग मिलकर आए, हमने अंजुमन ने उस मौके पर भी कहा भाई आप लोग मिलने गए थे, माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहिए था। फिर मैं अनुरोध करता हूं संबित के बाद से कि आप ग्रामीण विकास के नाम पर जहां मुसलमान आबादी सच्चर ने भी कहा है उन जगहों की आप कोशिश करते, आप दूसरी चीज करते, परंतु इस मौके पे मैं समर्थन नहीं करता। आप सीधा जवाब नहीं दे रहे देलवी साहब, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे। मैं फिर आऊंगा इस सवाल पे, लेकिन अरविंद भोसले जी को जोड़ूंगा। बड़ी देर से खामोश बैठे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। शिवसेना पर खासकर यह आरोप लगा रहा है अरविंद भोसले जी कि आप अपना एजेंडा थोप रहे हो। अगर आप चाहते तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते थे। अगर आप चाहते तो तमाम मदरसे जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुला सकते थे, उनसे पिछले 6-7 महीने के अंदर बात कर सकते थे कि भाई हमारी ये मजबूरी है, राइट टू एजुकेशन को आपने फॉलो नहीं किया है, आपको कंपलसरी ये 4 विषय पढ़ाने होंगे, आपको अपने करिकुलम में शामिल करना होगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने एकाएक एक दिन फतवा जारी कर दिया और कहा कि आपको स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया है। ऐसा क्यों? और ग्रांट भी नहीं मिलेगी। दीपक जी, देश को आजाद होते अभी लगभग 75 साल पूरे होने आए। ये सर्व शिक्षा अभियान तो एक आ चुका, वो 2009 में आ चुका, उसको अभी महीने में समझो। और रहा सवाल यह है कि शिवसेना की ये शुरू से मांग थी कि इस राज्य का हो या इस देश का हो, हर एक बच्चे को अच्छी और ऊंची शिक्षा मिलनी चाहिए। और वो शिक्षा समाज का जो अभी जो अच्छा वर्ग जिस तरीके से ले रहा है उसी तरीके की होनी चाहिए। मैं सभी प्रवक्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी धार्मिक स्तर की शिक्षा देते हमारे बच्चों का हम भविष्य बिगाड़ने की बात ना करें। क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि देश में लगभग 25% जनसंख्या हमारे मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई है, पर आर्थर और जेल जो है इस मुंबई का जाना माना है, काफी बुरे तरीके का समझो जेल जिसे कहा जाता है, उसमें किसी एनजीओ के द्वारा हम लोग पिछले हफ्ते में गए थे। उस जेल की हालत यह है कि उसमें 50% से ज्यादा समाज मुस्लिम समाज से कैदी है। क्यों है? तो उससे पीछे जब उन कैदियों के साथ हमने जब वार्तालाप किया तो उन्होंने कहा कि हम देश की जो शिक्षा है उससे जुड़े ना होने की वजह से हम पीछे रहे हैं। और रहा सवाल है, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सिर्फ मदरसों से जुड़ा हुआ कायदा नहीं है, इस देश के गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, हिंदुओं की वेदशाला हो, इन सबके लिए कायदा हो, कानून हो, सबके लिए अभी लगा हुआ है। और यही मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जब हम किसी स्कूल का जब एक सपना देते हैं तो स्कूल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आता है, वो बेंचेस होते हैं, वो क्लासरूम होता है, वहां पे एक साइंस की लैब होती है। क्या ये सब इन सब धार्मिक स्तर की जहां पे शिक्षा मिलती है उससे जुड़े ये सब मुद्दे होते हैं? तो मैं कहना चाहूंगा कृपया करके कोई अपने मन को ठेस ना पहुंचा के ले। जिस तरीके से धार्मिक शिक्षा की बात हो रही है ये सब अफगानिस्तान में होता है, वहां पे तालिबानी हो या आईएसएस से जो वहां के जो अभी हम लोग देते हैं आतंकवादी हो, वो सब इस तरीके की सोच सोचते हैं। अब इस देश के हर एक विद्यार्थी को, हर एक स्टूडेंट को देश के मुख्य प्रवाह में लाना चाहिए और इससे जुड़ा हुआ कायदा कानून इसका हमको स्वागत करना पड़ेगा। ये देश ना कुरान से चलेगा, ना गीता से चलेगा, ना बाइबल से चलेगा। इस देश को अगर चलाना है तो संविधान के जरिए देश चलेगा, ये हम सबको यहाँ पे भी समझ से लेना पड़ेगा। अरविंद जी, इससे किसी को गुरेज नहीं होगा, मौलाना देहलवी को भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों जो चीजें आपने कही हैं बड़ी पाक चीजें हैं और देश को संविधान से चलना चाहिए, इसमें किसी को गुरेज नहीं है। लेकिन देहलवी साहब, मैं डॉक्टर पात्रा के पास जाऊं उससे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि आजादी को हमारे 75 साल होने वाले हैं, हो जाएंगे जल्दी ही, लेकिन मुस्लिम बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट रेट सबसे कम है और ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा। बिल्कुल सच्चर कमेटी कहती है। बिल्कुल बदकिस्मती की बात यह है कि आप मुस्लिम इलाकों में चले जाएं, आपको चौकियां, बीट ऑफिस तो मिल जाएंगे मगर आपको स्कूल नहीं मिलेंगे। ये एक सच्चाई की बात है और इस बात को रागनी को भी मानना पड़ेगा। एक सच्चाई मतलब एक ऐसी तारीखी हकीकत है जिसको आपको कबूल करना है। लेकिन मेरा कहना यह है बड़े अदब के साथ दीपक जी, मदरसे जो सच्चर ने भी ये माना कि दूर देहात गरीब इलाके यानी इस तरीके के जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच नहीं सकता वहां पहुंच के मदरसों ने जिस दर्जा भी था पढ़ाने की कोशिश की। हाँ, मदरसों की तरफ से एक चीज है जिसको हमको मदरसों वालों को कबूल करना पड़ेगा कि सिर्फ कुरान और हदीस तो हमारी असास और बुनियाद है,
उससे कोई मना नहीं कर रहा, कोई सरकार मना नहीं कर रही, परंतु जब तक हम मॉडर्न एजुकेशन को उस हद तक कबूल नहीं करेंगे जिस हद तक बच्चे बाहर निकल कर नहीं आएंगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। बड़ी खुशी की बात है कि आज इस तरीके की चर्चाएं हुई हैं। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को अगर आप ये माने तो इसलिए मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा कि उनके फैसले में कहीं ना कहीं बच्चों को धार्मिक इस पे बांटने की कोशिश है, लेकिन क्या ही अच्छा होता है कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र में राजनीति पूरी कर लूं, और महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से भी शिवसेना के प्रवक्ता ने एक बात कही है कि क्या ही अच्छा होता है कि आप मदरसों के जिम्मेदारों को बुला के और उनसे कहते कि आप अपने मदरसों की कैटेगरीज बताइए, आपके मकतब कितने हैं, वस्तानिया कितने हैं, आला मदरसे कितने हैं, और उसके बाद सरकार अगर वो मना करते उसके बाद हम कहते कि हाँ आप RTE का उल्लंघन कर रहे हैं, आप भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, परंतु एक लकड़ी हाँकना और ये कहना कि ग्रांट बंद कर दी जाएगी और आपको जो नॉन स्कूल जो घोषित कर दिया जाएगा, ये मैं समझता हूं असंवैधानिक है, इस बात को कबूल नहीं किया जा सकता। आपने भी तो नहीं माना राइट टू एजुकेशन, वो असंवैधानिक नहीं था। डॉक्टर पात्रा, समाज का भवितव्य देखते हुए क्या आप जैसे जो समाज सुधारक मौलाना जी है, क्या उन्हें आगे नहीं आना चाहिए था? मैं आपकी बात का पूरा समर्थन राह देख रहे थे कि भाई कोई हमें इन्विटेशन देता और बाद में हम लोग आगे आएंगे, क्या जरूरत है? 22% बच्चे आज महाराष्ट्र में मुस्लिम समझ के अभी भी स्कूल में जाते नहीं है, और कोई यहाँ पे जिस उम्र में पढ़ना चाहिए उस उम्र में कुछ अलरी काम धंधे करते बैठते हैं, और ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस महाराष्ट्र का। उस पर चर्चा थोड़ा समझ लीजिए मौलाना जी। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार का ये फैसला जो है मैं समझता हूं चर्चा करते बैठेंगे, फैसला गलत है। सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, उस कदम का स्वागत कीजिए और जुड़ जाइए इस कदम के साथ। फैसला संवैधानिक होगा तो ही माना जाएगा ना। मैं आपसे पूछूंगा कैसे असंवैधानिक है डॉक्टर संबित पात्रा? अरे संविधानिक फैसला है। देखिए मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए इसमें संविधान के खिलाफ कुछ नहीं है। जो राइट टू एजुकेशन में बहुत स्पेसिफिकली कहा गया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये समझने की जरूरत है ये कानून के अंतर्गत हो रहा है। अगर ये 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं और कितने लोग नहीं पढ़ते हैं, इसका सर्वे कल होगा और कुछ नहीं होने वाला है, इसका सर्वे होने वाला है। और आउट ऑफ द स्कूल, मदरसा, वैदिक स्कूल, इन तमाम लोगों को, केवल मदरसा को नहीं, जो वैदिक स्कूल के बच्चे भी ये 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, शास्त्री बनने जाते हैं, उनको भी इससे बाहर रखा गया है, उनका भी हेड काउंट होगा कि ये भी नहीं पढ़ते हैं। तो किस तरह उन तमाम जगहों पे जहां पे मॉडर्न एजुकेशन नहीं होता है, वहां ये मॉडर्न एजुकेशन इंकलकेट किया जा सके, यही तो सरकार कह रही है। सरकार क्या कह रही है? सरकार थोड़ी कह रही है मदरसा बंद कर दो और वहां कुछ भी और मत पढ़ाओ। सरकार तो ये नहीं कह रही है। और दूसरी बात है, देखिए एक मैं सुबह से आजम खान जो बयान दे रहे हैं ये बहुत ही आपत्तिजनक है। आजम खान जी का बयान कि कुरान के ऊपर कि मुख्यमंत्री की बात नहीं चलेगी। आप देखिए संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता है। गीता हूं, कुरान हूं मैं, मुझे पढ़ इंसान हूं मैं। इंसान की सहूलियत के लिए ही गीता और कुरान है। अगर हम शिक्षित ना हो पाएंगे, कोई भी कुरान नहीं कहती है और गीता नहीं कहती है कि शिक्षित मत होइए, हर कोई कहता है तालीम हासिल करो और आगे बढ़ो। तो इस प्रकार के बयानबाजी को बिल्कुल बंद करना चाहिए। और कांग्रेस जिस प्रकार की राजनीति कर रही है कि कोई पढ़ेगा नहीं तो हर कोई कांग्रेस को वोट देते रहेगा, अब कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं चलने वाला। विजय शंकर जी बहुत देर से खामोश है, लेकिन रागिनी बीच में उनसे संपर्क टूट गया था। रागिनी, मैं यहाँ आपको जोड़ना चाहूंगा। दीपक जी, आपने मुझे मौका, हाँ, वैदिक स्कूल चाहे गिरजाघर की रिलीजियस प्रीचिंग हो, सब जगह ये आदेश दिया गया है कि जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं दे रहे हैं उनको स्कूलों की श्रेणी से बाहर रखा जाए। अगर मदरसों को कहा गया है, वैदिक स्कूल्स को कहा गया है, गिरजाघरों के टीचिंग और प्रीचिंग स्कूल्स को कहा गया है, तो इसमें गलत क्या है? देखिए फिर मुझे 2-3 बातें बोलनी पड़ेगी। संबित पात्रा जी ने तमाम तर्क रखे। पहले वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हम डी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, हम केवल बच्चों को आउट ऑफ स्कूल बच्चे घोषित कर रहे हैं। तो आप देखिए, आप नाक सीधी पकड़े या घुमा के हाथ से पकड़े, आप नाक पकड़ रहे हैं। अगर बच्चे आउट ऑफ स्कूल माने जाएंगे तो रिकॉग्निशन तो आप अपने आप ही खत्म कर रहे हैं। भले ही आप, इवन इफ यू आर नॉट सेइंग इट इन सो मेनी वर्ड्स, भले ही आप उसे उस तरह से कह रहे हैं या नहीं। अब देखिए, गांधी जी ने एक बात बहुत स्पष्ट कही थी कि आपका साध्य जो है, आपका लक्ष्य जो है, उसके लिए साधन की शुचिता होना बहुत जरूरी है। कल आपका सर्वे हो रहा है और आप आज ये डिक्लेयर कर रहे हैं, आप आज ये फतवा दे रहे हैं कि जिन स्कूलों में ये 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, जिन मदरसों में, उनकी मान्यता ही नहीं होगी क्योंकि बच्चे आउट ऑफ स्कूल माने जाएंगे।
तो आप ये देखिए कि लोकतंत्र में ये केस क्या कोर्ट में सहमति चला का है कोई रे बाबा, महत्व है? कोर्ट में आप गया ये है। बताइए कि लोकतंत्र में एक समावेशी प्रक्रिया का कोई महत्व है कि नहीं है? आपकी क्या जिम्मेदारी है राजनीतिक पार्टी के नाते? इस पर बड़ा सवाल उठता है। उसके बाद दीपक जी, आपने सीता और गीता की कहानी कहा, पर मैं ये जानना चाहती हूं कि आरएसएस और भाजपा की जो विचारधारा है वो मॉडर्नाइजेशन और साइंटिफिक टेम्पर को कैसे देखती है? रागिनी जी एक बार जाकर देखो, रागिनी जी एक बार वहां जाकर तो देखो। साइंटिफिक टेम्पर को रागिनी जी बाहर से आप नहीं समझ सकते। बड़ा सवालिया निशान उठता है। रागिनी जी आप संघ को बाहर से नहीं समझ सकते, आपको वहां अंदर झांकना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। टिप्पणी आती है, उसके बाद अचानक से ये सुनने को मिलता है कि मुसलमान बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही है। विजय शंकर तिवारी जी आपको आरएसएस की शाखा में ले जाएंगे, आप जाने को तैयार है? रागिनी जी जो मुसलमान समुदाय के हैं, सबको इससे आश्चर्य होगा। रागिनी जी मैं ये भी जानना चाहती हूँ, रागिनी जी पूरा बोलने दीजिए। अरे बहुत देर से बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, मैं इसीलिए आया हूँ। सभ्यता ये है कि आप दूसरे का तर्क सुने, उसके बाद आप अपना तर्क दें। अच्छा बोलिए। आप कुतर्क कर रही हैं, दरअसल आप तर्क नहीं कर रही, कुतर्क कर रही हैं। आपको संघ के विषय में कुछ नहीं पता, इसके बाद भी संघ पर भाषण कर रही हैं। इसके लिए हमने आपको टोका था। आपको अगर संघ समझना है तो संघ के पास जाइए। नहीं बोलिए मत, अब मत बोलिए। अब मैं बोलिए, मैं जनता के विवेक पर छोड़ देती हूँ, लेकिन नहीं विजय शंकर जी, आप बिना तथ्यों के मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे तो मैं उसे बिल्कुल नहीं कोई तथ्य की बात नहीं। आप संघ जानती हैं रागिनी जी, आप संघ जानती हैं। आप बताइए, आप संघ में गई हैं कभी? क्या किया है? नहीं, आप संघ गई हैं कभी? संघ के विषय में कितना जानती हैं आप? जिसके विषय में आप जानती नहीं है उसके विषय में कोई प्रश्न आने का कोई कारण नहीं बनता है। ये कह रहा हूँ, आपसी तौर पर कोई मतभेद करने के लिए यहाँ पे बैठे नहीं है। जिस तरह से मदरसों के ऊपर निर्णय ले रही है, विजय जी उसमें आप क्यों इस बात को निजी तौर पे ले रही है? विजय जी वो मान गई है कि उन्होंने ध्वज प्रणाम किया है। प्रक्रिया नहीं है, ये अंगूठा टेक राजनीति है। ये मुख्य धारा में लाने का आर्गुमेंट आप दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, पर आप और हाशिए में ढकेलना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि कल आप इतने सारे बच्चों को आउट ऑफ स्कूल घोषित कर देंगे, कल आप ग्रांट देना बंद कर देंगे? रागिनी जी, इन बच्चों को यहाँ तक आज वैसे ही समाज पड़ा हुआ है 60 साल के बाद भी, तो इसका कौन उत्तरदायी है? इसके उत्तरदायी भी आप लोग है ना। मैं कहना नहीं चाहता, मेरा विषय नहीं था ये, लेकिन आप मुझे कहला रही हैं। आज 60 साल बाद भी मुस्लिम समाज मुसीबत में पड़ा हुआ है, उसके कारण आप ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक के बाद विजय शंकर तिवारी जी आपको इनविटेशन देंगे संघ की शाखा में ले जाने का। ब्रेक के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मदरसों का भारतीय इतिहास क्या है। मौलाना दहलवी मुझसे बहुत बेहतर जानते होंगे क्योंकि वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल है, शिक्षा शास्त्री हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं अकबर के काल में क्या होता था। अकबर के काल में मदरसों में ऑल इंक्लूसिव था, सब कुछ पढ़ाया जाता था। भूगोल होता था, ज्योतिष होता था, भौतिक शास्त्र होता था, दर्शन शास्त्र होता था, तमाम सब्जेक्ट पढ़ा जाते थे। लेकिन औरंगजेब के काल में इसे बदल दिया गया। इस्लामिक विद्वानों की एक टीम बनाकर इस्लामी कानून का एक वृहद संग्रह तैयार किया गया जिसे फतवाए आलमगीरी कहा गया, और तब से परंपराएं काफी बदल गई मदरसों को लेकर भारत के अंदर। लेकिन अब कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मॉडर्न एजुकेशन को और इन तमाम सब्जेक्ट को चालू किया गया है। विवाद इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग 1300 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने अभी तक ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने अब तक अभी हामी नहीं भरी है कि 4 मुख्य धारा के विषय और वो पाठ्यक्रम वो पढ़ाएंगे जो राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किए गए हैं। सीधे चलता हूं विजय शंकर तिवारी जी के पास। विजय शंकर तिवारी जी, आप रागिनी जी को आरएसएस के बारे में और संघ के बारे में कुछ समझाएंगे? नहीं, मैं अभी रागिनी जी को आरएसएस के विषय में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं मदरसा वाला विषय चल रहा है उस पर बात करूंगा। अभी कुछ वर्ष पहले बंगाल के मुख्यमंत्री थे आदरणीय बुद्धदेव जी भट्टाचार्य, और वहां के बीएसएफ के एक महानिदेशक, दोनों की एक ही टिप्पणी थी। जब वहां सीमा पर और पूरे बंगाल में एक बड़ी मात्रा में मदरसे खुलने शुरू हो गए और उनके परिणाम आने शुरू हो गए, तो वहां की जो खुफिया एजेंसी है उसने बुद्धदेव जी को जो संकेत दिए, और वहां के बीएसएफ के महानिदेशक ने कहा कि ये जो मदरसे का उत्पादन है, ये उत्पादन समाज में
एक अराजकता फैला देगा, एक गलत दिशा में समाज को ले जाएगा। और इसलिए इन मदरसों पर रोक लगनी चाहिए, ये मदरसों पर निगरानी होनी चाहिए, इनको ठीक दिशा में लाना चाहिए। ये जो टिप्पणियां हैं दीपक जी, ये मदरसे के किस और संकेत कर रही हैं? नहीं, ये बताइए, मदरसों में राष्ट्र विरोधी गतिविधि होती हैं, ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के भी संकेत मदरसों के मिले हैं, और ये आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरा समाज जानता है और देश जानता है। देलवी साहब, बिल्कुल, मैं बहुत संक्षेप में पहली चीज, अब देख लीजिए, मैं एक मिनट, मैं जानना चाहती हूँ संबित पात्रा जी मैं रागिनी में अपनी बात पूरी कर लूं। रागिनी, मदरसों के प्रति ये जो रुख है, रागिनी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। रागिनी, एक बात छोटी सी 10 सेकंड लूंगी, 10 सेकंड। रागिनी जी, मैंने बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने क्या कहा है वो बताया है, मैं जवाब दे दूं रागिनी साहब मुझ पे, के लोग वो बताया है। मैंने अपनी बात नहीं बताई है, मेरा दृष्टिकोण नहीं बताया, मेरा दृष्टिकोण भी यही है, लेकिन बताया हूँ। ऐसा मैं रागिनी में मॉडर्नाइजेशन की वजह से ये किया जा रहा है, ऐसा है टेरर, या ये कह रहे हैं कि टेरर यहाँ वो तो आपने किया नहीं ना, वो तो आपने 60 साल में नहीं किया, आप दोनों लोग 60 साल में नहीं किया। कहीं और जाए। रागिनी, सबसे बड़ा मुद्दा ये जो तिवारी जी आपने कहा, पहली चीज तो मैं आपको मैं वहीं आ रहा हूं। पहली चीज तो ये दीपक जी, आपको मालूम होगा, इल्तुतमिश ने अपने बेटे सुल्तान नासिर को जब कुरान पढ़वा लिया तो उसके गुरुओं ने कहा इसको आगे क्या पढ़ाएं, तो इल्तुतमिश ने कहा कि अब इसको चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़वाओ, क्योंकि मुझको लगता है कि इस्लामिक रूल अपनी जगह हैं, लेकिन सत्ता और भारत के लिए इनको पढ़ना जरूरी है। दूसरी चीज, गंगा आरती का फारसी तर्जुमा जगतगुरु शंकराचार्य, पूरी शंकराचार्य के साथ जब हम लोग ईरान गए तो गंगा आरती का फारसी तर्जुमा हमने देखा, और पहली मर्तबा हमको मालूम हुआ कि औरंगजेब जैसा कट्टर राजा भी अपनी दादी और परदादी के शराब के लिए जब जाता था तो वो फारसी गंगा आरती पढ़ी जाती। तीसरी चीज जो मदरसों के ताल्लुक से आपने कहा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर 12 रेजोल्यूशन है जो दारुल उलूम देवबंद और मदरसों के खिलाफ, तो जिसमें कहा गया था 1857 से लेकर 1947 तक जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा युद्ध किया है वो मदरसे थे। चौथी चीज, आप कह रहे हैं कि साहब बंगाल और आसपास से, अरे मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की लाल मस्जिद में हो या भारत के किसी मदरसे में हो, असीमानंद हो या मोहम्मद अयूब हो, या वो धमाका किसी मालीगांव में करने वाला हो या बंबई का हो, आतंकवादी उसका नाम मत पूछिए। मेरा कहना यह है कि 3 लोगों ने अपना वक्तव्य दिया। पहले थे लौह पुरुष, जिनको आप लौह पुरुष कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी, माननीय ने हमारे एल के आडवाणी जिन्होंने सदन पटल पे कहा जब वो भारत के ऊपर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे कि भारत का कोई मदरसा आतंकवाद में लिप्त नहीं है। उसके बाद शिवराज पाटिल का बयान आया, और तीसरा बयान अभी इसी जमाने में नरेंद्र मोदी की अच्छी सरकार ने दिया है कि भारत का कोई मदरसा आतंकवाद में लिप्त नहीं है। तो आपने आखिरी बात कह रहा हूं। हाँ। फिर आप ये बताइए कि आप चाहते क्या है? आप उसी एजेंडे को लागू करना चाहते हैं या प्रधानमंत्री के उस एजेंडे को कि एक हाथ में कुरान हो एक हाथ में कंप्यूटर हो? जब आप ये कहना चाहते हैं तो फिर आप टेरर के साथ मदरसों को जोड़ के कंप्यूटर क्या दे देंगे? देलवी साहब, हम मदरसों का सच बता रहे हैं, कोई मैं भी अस्सीमानंद का सच जानता हूं, मैं भी अस्सीमानंद का सच जानता हूँ, प्रज्ञा का सच जानता हूँ, समझौता एक्सप्रेस का सच जानता हूँ, मैं भी सारे सच जानता हूँ, मैं भी नाथुराम गोडसे का सच जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, सारे सच मैं जानता हूँ। आप नरेंद्र मोदी की सरकार की बात करिए, आप नरेंद्र मोदी की सरकार की बात करिए। माननीय, अगर मदरसे आतंकवाद का अड्डा है तो संबित पात्रा कहे कि प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट में दिया गया वक्तव्य गलत था, देशद्रोह था। मुझे और बीएसएफ का नहीं, मुझको उस आदमी को, इसका मतलब आप नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानेंगे? हम अभी बात नरेंद्र मोदी अगर आप, अरे बुद्धादेव भट्टे से, मुझे बुद्धादेव से मतलब ही बात कर रहे हैं मुझको अब जवाब संबित पात्रा को देना पड़े। संबित जवाब आपको देना है। आप बुद्धादीप की बात मानेंगे या उनकी जिनको एक अच्छी सरकार के लिए भारत के इतने लोगों ने वोट देके कहा और जिन्होंने सदन पटल में कहा कि संविधान, मुझे बुद्धादीप के मतलब ही नहीं, आप उनको नहीं, मुझे आप ये कहिए प्रधानमंत्री गलत है, वो देशद्रोहियों की मदद करना चाहते हैं। अगर मदरसे देशद्रोही हैं, अगर मदरसे देशद्रोही हैं तो प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि राष्ट्र से कि उन्होंने मदरसों को जो सर्टिफिकेट दिया। आप इसका मतलब प्रधानमंत्री गलत है? मुझे बुद्धादेव से मतलब ही नहीं। अपनी बात जो कह रहा हूँ उसका उत्तर आप बताइए, प्रधानमंत्री को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए, मदरसे देशद्रोही हैं,
मदरसे देशद्रोही आपने कहा है। मुझे क्या मतलब बीएसएफ के अधिकारी? अरे आर्मी का आदमी पकड़ा हुआ मालिगांव बम धमाके में। आप कल को कह दोगे मोदी जी कर्नल नहीं, अरे कर्नल पुरोहित पकड़ा गया, कर्नल पुरोहित पकड़ा गया, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसकी बात को मैं तो भारत के प्रधानमंत्री की बात मानूंगा। मैं तो मैं प्रधानमंत्री की, मैं कल को आप कह दो मोदी जी मतलब नहीं। अच्छा, डॉक्टर संबित पात्रा को जोड़ लेते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, क्या आप विजय शंकर तिवारी जी की माफी मांगेंगे कि ये कह रहे हैं कि चूंकि मदरसे जो है राष्ट्र विरोधी हैं, सदन पटल में प्रधानमंत्री ने कहा हम मदद करेंगे। विश्वास कैसे किया जाए? बजट में 3 मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर ने नाम लिया। आपकी बात पर विश्वास कैसे? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये कहा मदरसों में कुछ नहीं हो रहा। अब आप बताइए, अधिकारी की बात नहीं, इसका मतलब है आप अपना एजेंडा चाहते हैं, इसका मतलब है आप प्रधानमंत्री को काम नहीं करना देना चाहते, आप अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं। सोच है वो आपकी, नहीं आपका मतलब मेरी बात को उत्तर नहीं दिया। नहीं आप उसको हमारा अगर किसी मदरसे में कोई एक आदमी पकड़ा जाए, आप कहाँ घुमा के लाए? आप उस बात पर रहिए जो बात एक भी व्यक्ति अगर पकड़ा जाए, आप उस मदरसे को बंद कर दीजिए। असीमानंद हो या अयूब हो, दोनों को जेल में भेजिए। लेकिन अगर मदरसे आतंकवाद में लिप्त है तो प्रधानमंत्री राष्ट्र से माफी मांगे कि क्यों उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। डॉक्टर संबित पात्रा, क्या मदरसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं या ऐसा संदेह किया गया है? देखिए, आप लोग सब लड़ते रहिए, हमारा काम है जो बच्चे 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं उनको 4 सब्जेक्ट पढ़ा देना और उसके बाद ये देखना कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, आईएएस, आईपीएस कैसे बने, ताकि इंक्लूजन, सबका साथ सबका विकास हो सके। कौन लड़ रहा है वो सब लड़ने दीजिए उनको, और जो लोग परेशान है कि अच्छा ये सब पढ़ लेंगे तो हमारा क्या होगा, उनको भी परेशान होने दीजिए। हमें अपना काम करने दीजिए बस। और जहां तक डॉक्टर संबित पात्रा, सवाल से भागने नहीं दूंगा आपको। आज अनाउंस कर दिया भैया, आपके भाई हैं, संघ परिवार के हिस्से हैं। या तो ये गलत बोल रहे हैं, या तो ये गलत बोल रहे हैं, या सबका साथ सबका विकास रखने वाले गलत बोल रहे हैं। कौन गलत बोल रहे हैं मुझे बता दीजिए। विश्व हिंदू परिषद बोल रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद बोल रहा हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद बोल रहा हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद बोल रहा हूँ। और इसलिए जो बात मैं कह रहा हूँ वो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कह रहा हूँ। बताइए, पीड़ा की बात है, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बोल रहे हैं। क्या पीड़ा की बात? क्या पीड़ा? प्रधानमंत्री ने जब सदन पटल पे कहा, सदन से बड़ा भारत में, पार्लियामेंट से बड़ा हमारे लिए लोकतंत्र का कोई मंदिर नहीं, उस मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मदरसों को संवैधानिक मदद दी जाएगी, बजट के अंदर 3 मरतबा नाम लिया गया। बोल दिया डॉक्टर संबित पात्रा को जवाब देंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, हाँ आप बिल्कुल पात्रा संबित को जवाब देना चाहिए। आजम खान को समझाइए। अरे वो तो हमारे नेता है, हम क्यों उनको समझाएंगे? उनको समझाइए आप। आपने उनके साथ पहली बार सरकार बनवाई थी। रागनी, बीजेपी का जवाब महत्वपूर्ण है। आप उनके भाई बोल रहे हैं, कजिन ब्रदर, फर्स्ट कजिन। बीजेपी नहीं, बीजेपी तो नहीं, बीजेपी को बोलने की क्या आवश्यकता है? बीजेपी तो करके दिखा रही है ना। हम करके दिखा रहे हैं, शिक्षा को एक नए स्तर तक पहुंचा रहे हैं। इस पे हिंदू मुस्लिम बंटवारा क्यों है? चाहे वो वेदिक स्कूल में पढ़े, चाहे मदरसा में पढ़े, सब लोग पढ़े और क्या शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी बात है। वो जब शिक्षा की बात कर रहे हैं आप उनको धर्म की तरफ ले जाइए। आप शिक्षा की तरफ ले जाइए ना, जो बात कर रहे हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी बात संबित एक बात कहना चाहता हूँ आप दोनों से। देखिए, दिल्ली के अंदर 3 टायर यानी लैंग्वेज सिस्टम लागू था कि आप अंग्रेजी, हिंदी के अलावा 3 भाषा ले लीजिए। संबित, मैं आपसे पूछता हूं, अगर मेरा बच्चा तमिल में रहे या आप उड़ीसा में रहते हैं, और मैं रागिनी को टाइम देता हूं। रागिनी, एक मिनट, मैं इसका उत्तर देता हूँ। डॉक्टर संबित पात्रा, एक मिनट, कंफर्ट जोन में जा रहे हैं आप, कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। संबित जी 1 मिनट सुन लीजिए। राष्ट्र विरोधी ना, मैं एक महत्वपूर्ण विषय बताऊंगा, 10 सेकंड सुन लीजिए आप। देखिए दीपक जी, दीजिए संबित पात्रा डॉक्टर हैं। उनका काम है कड़वी गोली को शुगर कोट करके खिलाना, यानी कड़वी गोली को मीठा बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। अब देखिए, आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित तमाम संगठन हैं, उसमें वीएचपी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, बजरंग दल भी है। और जब विरोधाभास से परिपूर्ण वक्तव्य निकलकर आ रहे हैं अलग अलग संगठन के प्रवक्ताओं से, तो ये संदेह की दृष्टि से देखना लाजमी है, ये पूछना लाजमी है कि महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय के पीछे का आधार क्या है। क्या वो आधार मॉडर्नाइजेशन है या वो आधार आतंक की संभावना जो वहां पनप सकती है वो है।
जब दोनों बातें आएंगी तो संबित पात्रा से आपको कभी क्लियर कट जवाब नहीं मिलेगा। 3 दिन पहले राजस्थान सरकार ने उल्टी टीचर विड्रॉ करें। यूपीए सरकार, मैंने आपको गिनाया था, यूपीए सरकार ने। अच्छा रागिनी, मुझे रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए मैं फिर आप सबके पास वापस लौटूंगा। तो बड़ी बहस टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में सियासत हो रही है। मदरसों को जिस तरह से कुछ मदरसों को स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम के कैरिकुलम को, मेन स्ट्रीम के पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ा रहे हैं। मौलाना देहलवी साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, मुस्लिम बच्चे हाई स्कूल या इंटर के बाद आगे की पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ रहे हैं? बिल्कुल बदकिस्मती की बात यह है कि मुसलमानों में, आप तो हाई स्कूल की बात, मुसलमानों के बच्चों की 40% तादाद जो मिडिल से आगे मदरसों ने एक कोशिश ये करी, जो सत्तर ने भी कहा है और जो नेशनल एजुकेशन स्कीम के तहत भी बात आई, कि मदरसों ने उनके अंदर कहीं ना कहीं हुर्फ शनासी पैदा करी। लेकिन जरूरत किस बात की थी इसमें, मैं अगर जो मुसलमान देख रहा है और आपको सभी दुनिया देखती है, मदरसों के लोगों से भी मेरी एक दरखास्त है कि मदरसे सरकारी मदद से चले, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। भारतीय मुसलमान 1200 करोड़ से ज्यादा ज़कात निकालता है, 1200 करोड़, जो पाकिस्तान से दुगनी ज़कात होती है। और ये इसलिए जब मैं अपने बच्चे को मदरसे में सौंपता हूं तो मैं ये आशा और उम्मीद रखता हूं कि मैं इल्तुतमिश की तरह उनसे कहूं कि कुरान और सुन्नत के साथ साथ मेरे बच्चे को 2 दूनी 4 भी बताइएगा, इसको और मोहनजोदड़ो भी बताइएगा, इसको हिंदी का आई भी सिखाइएगा, ये उम्मीद रखता हूं। परंतु सरकार पे जब संदेह होता है, सरकार इस फैसले को लाने से पहले 4 जुलाई को आप सर्वे करा रहे हो और रमजान जैसे वक्त में जब अक्सर माँ बाप जो रात 4 बजे सोने के बाद के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, क्या ही अच्छा होता कि आप लोगों को बुला के इस बात को कहते कि हम ये करने जा रहे हैं। और मुझको उम्मीद है सारे बच्चे आपका पॉइंट लिया, लेकिन विजय शंकर, अच्छा विजय शंकर तिवारी जी, मैं यहां पर आपसे एक बात जानना चाहूंगा और बड़ा सीधा सवाल है कि क्या कारण है कि मुस्लिम स्कूल या इंटर के बाद आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते? देखो ऐसा है कि एक तो उनको आगे जाने की और बढ़ने की संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ती वहां पर, और दूसरा जो पारिवारिक आर्थिक संसाधन हैं वो भी इतने कम होते हैं कि परिवार वाले लोग उन बच्चों को काम में लगाना ज्यादा पसंद करते हैं पढ़ने के अलावा। तो एक ये 2 प्रकार की जो समस्याएं हैं, और तीसरा अगर वास्तव में जिस प्रकार की महाराष्ट्र सरकार ने किया है, महाराष्ट्र सरकार ने सोचा है कि इनको आधुनिक शिक्षा भी दी जाए, तो आप यकीन मानिए दीपक जी, उन विद्यालयों में 10वीं 12वीं और आगे तक बच्चे जाएंगे, क्योंकि उनको संभावनाएं दिखेंगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसलिए इस जो प्रयोग है और इस प्रकार का जो काम है उसको साधुवाद देना चाहिए, बात बनानी चाहिए और आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। पॉलिसी पे नहीं, नियत पे शक है। नहीं, वो आप कर सकते हैं, वो आपका हक है, नहीं आप जब उसके परिणाम है तो नियत अपने आप ठीक हो जाएगी दीपक जी, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। रागिनी, यहां पर बड़ा सवाल कि क्या मुस्लिम समाज के इस तरह पीछे रहने में, आपने कहा सच्चर कमेटी की सिफारिशें हैं, उसमें सिंह ने 15 सूत्री कार्यक्रमों की सिफारिश की, 76 सिफारिशों में 72 को मंजूर, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं। देहलवी साहब भी यही कहेंगे, बाकी इंटेलेक्चुअल भी यही कहेंगे कि क्या किया है उस मुसलमानों की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट बार कह रही हूं,
है। कर लो, चाहे ओवैसी हो, ये लोग जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उनसे सवाल है कि देखिए आप तो मदरसा में पढ़ा, आप चले गए, आपके बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते हैं और मदरसा इंप्रूव हो, ये आप नहीं चाहते हैं, ये आखिर क्यों है? आप जैसे लंदन में पढ़े और गरीब मुसलमानों के बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े, क्या इस प्रकार से समाज आगे बढ़ेगा? आधुनिकीकरण करेंगे, उनका वोट बैंक तोड़ रहे हैं संबित जी आप, इसलिए ये कष्ट है उनको। नहीं, वोट बैंक की बात नहीं है तिवारी, वोट बैंक की बात सब पे सीधी बात यह है कि बात इस मसला जो है कि सरकार बुलाने से पहले संवाद करती। कितनी अच्छी बात है कि जब प्रधानमंत्री बुला के संवाद कर रहे हैं तो क्या ही अच्छा होता है कि ऐसे देखिए 3 दिन पहले वसुंधरा राजे जो खुद बेचारी इस वक्त उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि उस आपत्ति से निकल जाएं, उनकी सरकार ने उर्दू टीचरों को विड्रा कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो आशंकाएं हैं समाज के अंदर उस चीज को दूर करने की जरूरत है। चलिए देलवी साहब, मेरे पास वक्त इतना है तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। लोगों को लगता है, खासकर मुस्लिम समाज को लगता है कि भले से प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की हों, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला उनके मन में संदेह पैदा करता है। उनको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की नीयत में और बीजेपी और शिवसेना की पॉलिसी में कोई ना कोई खोट है।